झुंझुनू राजस्थान, एक छोटा सा टिन रूफ्ड शेड। यहाँ बैठे हैं राजेश कुमार। इन्होंने जिंदगी में कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, ये एक शब्द नहीं पढ़ना जानते, लेकिन इस वक्त उनके हाथों में जो किताब है उसमें उनके बेटे की आखिरी निशानी छुपी हुई है। ओ मारो बेटा, ओ मारो डॉक्टर बेटा, वापस आ जा, थारी किताबा थाने बुला रही हैं, अब मैं इनका क्या करूं। एक बाप के इन शब्दों ने उस छोटे से कमरे का दिल चीर दिया। आसपास गांव के 10 से 12 लोग खड़े हैं। कमरा इतना छोटा है कि कुछ लोग दरवाजे पर ही दब के खड़े हैं, लेकिन किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। वहां सिर्फ एक सन्नाटा है, एक चुभने वाला क्रशिंग साइलेंस। ये किताब राजेश के इकलौते बेटे 21 साल के प्रदीप की थी। 3 बहनों का अकेला भाई। प्रदीप ने सालों गुजार दिए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उसका एक ही मकसद था, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना। दुनिया के सबसे मुश्किल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक, जो तय करता है कि आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं। प्रदीप ने किताबें छोड़ दी। एक बाप जो पढ़ नहीं सकता अब उन किताबों में अपने बेटे का चेहरा ढूंढ रहा है। एक सपना जो नीट के बोझ तले कहीं खो गया। प्रदीप अकेला नहीं था। 3 मई को इंडिया और दोहा, दुबई, सिंगापुर और काठमांडू जैसे शहरों में लगभग 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। 23 लाख स्टूडेंट्स जो दिन रात एक कर फाइट कर रहे थे, लगभग सिर्फ 1,36,000 मेडिकल सीट्स के लिए। कंपटीशन नहीं, ये एक आग का दरिया था। पर 9 दिन बाद 12 मई को सब बदल गया। पेपर लीक के एलिगेशन सामने आए। सरकार ने ऐलान किया कि 3 मई का एग्जाम रद्द कर दिया गया है और अब एक नया टेस्ट होगा। एक पल में सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। सिस्टम की इस नाकामी ने बच्चों को तोड़ कर रख दिया। डिल्यूजन्ड और फ्रस्ट्रेटेड हजारों स्टूडेंट्स इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए। जो बच्चे लाइब्रेरी में होने चाहिए थे वो अब प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे इस टूटे हुए सपने और सिस्टम के इस धोखे का बोझ नहीं उठा पाए। इस साल एग्जाम देने वाले कुछ बच्चों ने जिंदगी की रेस में हार मान ली और अपनी जान गंवा दी। पर सवाल था कि इस नीट एग्जाम का पेपर लीक कैसे हुआ? कैसे इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के नाक के नीचे से पेपर को लीक कर दिया गया? और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नीट पेपर लीक के पीछे की कहानी। 2 मई की रात, एग्जाम से ठीक एक दिन पहले रात के करीब 11 बजे केरला में पढ़ने वाले सिकर राजस्थान के एक एमबीबीएस स्टूडेंट के फोन पर उसके दोस्त का मैसेज आता है। मैसेज में थी एक पीडीएफ फाइल जिसे नाम दिया गया था गेस पेपर। उस मेडिकल स्टूडेंट को इस पेपर की कोई जरूरत नहीं थी, तो उसने ये पीडीएफ अपने पिता को फॉरवर्ड कर दिया। उसके पिता सिकर में नीट कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल चलाते थे। बेटे का मैसेज साफ था, अगर हॉस्टल में किसी का एग्जाम है तो शायद ये पेपर उनके काम आ जाए। अगली सुबह पिता ने वो पेपर हॉस्टल की 4 लड़कियों को देना चाहा, लेकिन तब तक वो लड़कियां एग्जाम सेंटर के लिए निकल चुकी थी। व्हाट्सएप के रिकॉर्ड्स आज भी इस पूरी चेन की गवाही दे रहे हैं। बाद में उस लैंडलॉर्ड ने इस पीडीएफ को सिकर के एक केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुथर को एनालाइज करने के लिए दिया, लेकिन शशिकांत एक एक्सपीरियंस टीचर थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई अफवाह नहीं। ऑफिस के बंद दरवाजे के अंदर शशिकांत की आंखों के सामने भारत के मेडिकल एंट्रेंस सिस्टम का एक सबसे बड़ा ब्रीच हो चुका था। करीब पीडीएफ के 135 सवाल ओरिजिनल नीट एग्जाम पेपर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। जरा इस आयरनी को देखिए, शीशे के उस पार बच्चे अपनी छोटी छोटी खुशियां मना रहे थे, ये सोचकर कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। और शीशे के इस पार एक टीचर को पता चल चुका था कि उनका फ्यूचर, उनकी मेहनत और उनके सपने एक पीडीएफ फाइल में पहले से नीलाम हो चुके हैं। 3 घंटे बंद कमरे में शशिकांत और उनके साथी टीचर ने एक एक पन्ने को एग्जामिन किया। हर गुजरते मिनट के साथ उनका डर एक भयानक यकीन में बदल रहा था, एक ऐसी सच्चाई जो पूरे देश को हिला कर रख देने वाली थी। इन 2 पीडीएफ में भारत के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का पूरा डीएनए हैक हो चुका था। पहली पीडीएफ 60 पेजेस की स्कैन्ड हैंड रिटन केमिस्ट्री क्वेश्चंस और दूसरी पीडीएफ 87 पेजेस की बिल्कुल नीटली टाइप्ड बायोलॉजी क्वेश्चंस। ये कोई रैंडम गेस वर्क नहीं था, ये एक हाई लेवल परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट था जिसके तार एजुकेशन सिस्टम की जड़ों तक फैले थे।
गिनती पूरी हुई। शशिकांत ने जो देखा उसने उन्हें हिला दिया। पीडीएफ के 45 केमिस्ट्री क्वेश्चंस नीट पेपर के पूरे 45 क्वेश्चन से मेल खा रहे थे। वहीं बायोलॉजी के 90 सवाल आइडेंटिकल थे। वो 135 सवाल जो इन टीचर्स के हाथों में थे असली पेपर से वर्ड फॉर वर्ड मैच कर रहे थे। शशिकांत सदमे में थे। वी वर शॉक्ड एंड कन्फ्लिक्टेड, उन्होंने कहा, और होते भी क्यों नहीं। उनके हाथों में एक ऐसा एटम बॉम्ब था जिसने आज के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। सच सामने आ चुका था और अब बारी थी सच को बाहर लाने की। शशिकांत तुरंत लोकल उद्योग नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां बैठे सब इंस्पेक्टर ने देश के सबसे बड़े एग्जाम के लीक की ऐसी भयानक कहानी सुनी। 135 एग्जैक्ट मैचिंग सवाल देखे और पता है उनका जवाब क्या था? कल आना। उद्योग नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेश कुमार ने बाद में मीडिया से कहा, हम तो सुबह उनका इंतजार करते रहे, वो आए ही नहीं। इतना बड़ा मामला था, बिना किसी रिटन कंप्लेंट और ठोस सबूत के हम एफआईआर कैसे लिख लेते। जब भी देश में कोई इतना बड़ा स्कैम होता है तो सबसे पहला काम होता है पॉन को पकड़ना, यानी आसान शिकार खोजना। लोकल सेंटर्स को ब्लेम कर दो, कोचिंग हब को स्केपगोट बना दो और मामले को वहीं खत्म कर दो। लेकिन दोस्तों असली इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होती है जहां बाकी लोग देखना बंद कर देते हैं। सीकर में जब 135 मैचिंग क्वेश्चंस का सच सामने आया तो शशिकांत जी ने सिर्फ पुलिस के चक्कर नहीं काटे, उन्होंने इस पूरे मामले की पैटर्न एनालिसिस शुरू की। सीकर पुलिस और मीडिया से निराश होने के बाद शशिकांत जी ने डिसाइड किया कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। 7 मई को उन्होंने एक फॉर्मल डिटेल्ड ईमेल तैयार किया और एनटीए को सेंड कर दिया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एनटीए को सस्पेक्टेड लीक के बारे में ईमेल किया तो उन्हें अगले दिन या अगले हफ्ते नहीं, इमीडिएटली एक फोन कॉल आया और ये फोन कॉल किसी जूनियर ऑफिसर या हेल्पलाइन नंबर से नहीं था। ये कॉल था सीधा एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की तरफ से। अब दोस्तों इस क्रोनोलॉजी को ध्यान से समझिए। देश के सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का टॉप मोस्ट ऑफिशियल एक आम टीचर को पर्सनली कॉल करके सारी डिटेल्स और एविडेंस नोट डाउन कर रहा था। इसका सिंपल सा मतलब था कि एनटीए की टॉप ब्रास को ये समझ आ चुका था कि जो प्रूफ शशिकांत जी दे रहे हैं वो इतने ठोस हैं और ये प्रूफ करते हैं कि एग्जाम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका था। और इस सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए ये पूरा मामला देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऑफिशियल्स ने फॉर्मली बताया कि लीक किए गए पेपर्स के 2 अलग अलग सेट्स इन्वेस्टिगेशन में सामने आए। पहला सेट वही जो हैंड रिटन था, यानी हाथ से लिखा हुआ था, और दूसरा सेट बिल्कुल प्रोफेशनली टाइप्ड था। ये पेपर लीक किसी छोटे सेंटर से नहीं बल्कि सीधा एनटीए के अंदर से हुआ था। लेकिन सिस्टम के अंदर आखिर इनसाइडर था कौन? किसके पास इतनी पावर थी कि वो देश की सबसे सिक्योर वोल्ट तक पहुंच सके? इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे तक ले जाने के लिए राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। सीबीआई और एसओजी को यह पता था कि एनटीए के अंदर बैठे मास्टरमाइंड्स तक डायरेक्टली पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने उल्टी गंगा बहाना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत की रिसीवर से, यानी वो बच्चे और वो फैमिलीज जिन्होंने इस पेपर को आखिरी स्टेज पर खरीदा था। एसओजी का फोकस इस बात पर था कि पेपर आखिर गया किसके पास और उन लोगों ने इसे कहां से प्रोक्योर किया। इस रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी का सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू एसओजी को मिला जयपुर राजस्थान में। जयपुर में एसओजी ने इस लीक के एलिज्ड बायर यानी जिन पर खरीदने के आरोप थे उसके सबसे पहले लिंक को ट्रैक डाउन किया। ये थी जयपुर की बिवाल फैमिली। जयपुर की इस फैमिली से शुरू हुई ये ट्रेल महाराष्ट्र के मिडिल मैन से होते हुए सीधा एनटीए के हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंची। बिवाल फैमिली वो सबसे पहली कड़ी थी जिसने ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया कि फ्रॉड किसी लोकल लेवल पर नहीं हुआ था बल्कि एंटायर ट्रेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनटीए इटसेल्फ। बिवाल फैमिली के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं दिनेश बिवाल। दिनेश बिवाल फॉर्मली भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेंबर रहे हैं। जैसे ही इनका नाम नीट स्कैम में बाहर आया पार्टी ने तुरंत अपना स्टैंडर्ड पॉलिटिकल प्लेबुक खोल लिया। उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट देते हुए दिनेश से खुद को डिस्टेंस कर लिया। अब आते हैं दिनेश के भाई मंगीलाल बिवाल पर। एसओजी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मंगीलाल वो पहले इंसान थे जिसने ओरिजिनली इस डील को इनिशिएट किया।
किया। अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए मंगीलाल ने इस माफिया को लगभग 10 लाख रुपए ऑफर किए थे। मंगीलाल ने इस पेपर को प्रोक्योर करने के लिए जिस आदमी से कांटेक्ट किया उसका नाम था यश यादव, और यश यादव का बेस था गुड़गांव हरियाणा में। अब इस मैप को देखिए दोस्तों, पेपर निकलता है एनटीए के एक्सपर्ट्स के थ्रू, डिमांड जनरेट होती है मंगीलाल बिवाल के थ्रू, और प्रोक्योरमेंट की सेटिंग की जा रही थी यश यादव के थ्रू। ये कोई एक स्टेट की लोकल गलती नहीं थी। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये एक पूरा इंटरस्टेट वेब था। इस माफिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी टॉप लॉजिस्टिक कंपनी से कम नहीं था। एक बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है, चलता कैसे, और डिपेंड किस पर करता है, सप्लाई और डिमांड पर। जिसके पास पैसा होता है वो डिमांड क्रिएट करता है, और जिसके पास नेटवर्क है वो सप्लाई प्रोवाइड करता है। कहानी के इस हिस्से की शुरुआत होती है ग्राउंड लेवल से, यानी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मंगीलाल का बेटा विकास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। वहां उसकी मुलाकात होती है यश यादव से। विकास ने किसी तरह से ये फिगर आउट कर लिया कि यश यादव के पास ऐसी सेटिंग्स हैं जहां से एक्चुअल क्वेश्चन पेपर अरेंज हो सकता है। विकास ने तुरंत ये बात अपने पिता मंगीलाल को बताई, और एक पिता जिसे अपने बेटे को किसी भी हालत में डॉक्टर बनाना था, उसने सीधा यश यादव से कांटेक्ट किया। लेकिन यश यादव के पास खुद पेपर नहीं था, वो सिर्फ एक मिडिल मैन था। मंगीलाल से डील फिक्स होने के बाद यश यादव ने कांटेक्ट किया अपने सोर्स को, और ये सोर्स कहां बैठा था, महाराष्ट्र के नासिक में। इस आदमी का नाम था शुभम खेरनार। सीबीआई ने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया है कि शुभम खेरनार वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीक था जहां से डिजिटल पेपर डायरेक्टली यश यादव और फिर बिवाल फैमिली तक पहुंचा। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अगर शुभम खेरनार डिस्ट्रीब्यूटर था तो उसके पास इन्वेंट्री कहां से आई? यहां हमारी इन्वेस्टिगेशन घूमकर वापस आती है इस पूरे स्कैम के एपी सेंटर पर, यानी पुणे पर। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि शुभम खेरनार को यह पेपर डायरेक्टली मिला था धनंजय लोखंडे से। धनंजय कोई आम इंसान नहीं, वो एक BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी ग्रेजुएट था। एक एजुकेटेड इंसान जो पुणे में एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी चला रहा था। धनंजय उन 6 लोगों में शामिल था जिन्हें सीबीआई ने अलग अलग शहरों से अरेस्ट किया है। ये क्लियरली दिखाता है कि पेपर लीक किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैन इंडिया नेटवर्क है जिसके टेंटिकल्स पूरे देश भर में फैले हुए हैं। पुणे से पेपर डिजिटल फॉर्मेट में चलता है, वहां से नासिक के एक मेडिकल स्टूडेंट तक आता है, नासिक से गुड़गांव के एक मिडिल मैन के पास ट्रांसफर होता है, और आखिर में जयपुर की एक फैमिली 10 लाख रुपए देकर उस पेपर को खरीद लेती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड, कॉर्पोरेट लेवल बैड बिजनेस सप्लाई चेन है दोस्तों। देखिए कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। 12 मई को जब सीबीआई ने फॉर्मली इस केस को टेक ओवर किया तो डोमिनोज गिरने शुरू हुए, एक के बाद एक अरेस्ट हुई, और आखिर में इन्वेस्टिगेशन उस फाइनल लिंक तक पहुंच ही गई जहां से ये पूरा खेल शुरू हुआ था, द एनटीए इनसाइडर। सबसे पहले सीबीआई ने गुड़गांव से यश यादव को अरेस्ट किया जो सप्लाई चेन का मिडिल मैन। इसके बाद सीबीआई सीधा जयपुर पहुंची, वहां मंगीलाल को अरेस्ट कर लिया गया जिसने इस डील को ओरिजिनली शुरू किया था, और उसके बेटे विकास को भी अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई ने मंगीलाल के भाई दिनेश बिवाल को भी अरेस्ट किया। जब सीबीआई ने शुभम खेरनार पर शिकंजा कसा तो उसने 2 बड़े नाम उगले, पहला धनंजय लोखंडे और दूसरा मनीषा वाघमेर। मनीषा वाघमेर पुणे बेस्ड एक ब्यूटी पार्लर ओनर थी, और दोस्तों इन दोनों कैरेक्टर्स में एक बहुत ही डार्क आयरनी छुपी है। धनंजय पुणे में एक करियर काउंसलिंग फर्म चलाता था, और वाघमेर भी अपने पार्लर के साथ साथ इस करियर काउंसलिंग कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़ी थी और पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्ट टच में थी। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है दोस्तों, एक ब्यूटी पार्लर ओनर और देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का लीक। लेकिन दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे ही काम करते हैं। ऐसे लोग जिन पर कभी किसी को शक ना हो, उन्हें ट्रांजैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाघमेर इस पूरे नेटवर्क का वो की लिंक थी जिसने इस एनटीए इनसाइडर को बाहर के बायर्स और माफियाज से कनेक्ट किया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए पेपर लीक माफिया ने अपने आप को 3 हिस्सों में बांट लिया था, द इनसाइडर्स, द रिक्रूटर्स एंड द मिडिल मैन। बिल्कुल एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह। लेकिन सवाल है कि मनीषा वाघमेर जैसे करियर काउंसलर के पास ऑफिशियली एनटीए का
का पेपर कहां से आया। यहाँ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अपना आखिरी और सबसे बड़ा दरवाजा खोलती है। जब मनीषा वाघमेर के कॉन्टैक्ट्स को स्कैन किया गया तो पता चला कि उसकी काफी गहरी दोस्ती है एक हाई प्रोफाइल एकेडमिशियन से, और वो एकेडमिशियन और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी थे। वही प्रोफेसर कुलकर्णी जिन्हें एनटीए ने नीट एग्जाम के लिए एज अ ट्रांसलेटर अपॉइंट किया था। जिस इंसान के पास केमिस्ट्री पेपर का डायरेक्ट एक्सेस था, उसने अपनी पर्सनल दोस्ती और फाइनेंशियल लालच में आकर इस हाईली कॉन्फिडेंशियल पेपर को मनीषा वाघमेर तक पहुंचा दिया। सीबीआई ने मनीषा वाघमेर को 14 मई को अरेस्ट किया। कोर्ट में इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि इसका काम सिर्फ एनटीए इनसाइडर पीवी कुलकर्णी से पेपर लेना नहीं था, इसका असली काम था क्लाइंट्स ढूंढना। ये औरत स्टूडेंट्स को कुलकर्णी से कनेक्ट करती थी और उन बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके स्पेशल कोचिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करती थी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मनीषा वाघमेर अकेले लगभग 2 दर्जन यानी लगभग 24 बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे रिसीव कर रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी ट्रांजैक्शंस 3 मई यानी एग्जाम डे से पहले हुई थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में यानी एग्जाम से ठीक 1 हफ्ते पहले प्रोफेसर कुलकर्णी ने पुणे में अपने खुद के घर पर मनीषा वाघमेर द्वारा इकट्ठा किए गए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज की। यानी मनीषा वाघमेर ने मार्केट से डेस्परेट स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया, उनसे पैसे की डील्स फाइनल की और उन्हें सीधा एनटीए के इनसाइडर पीवी कुलकर्णी के घर बैठा दिया। कुलकर्णी ने बच्चों को कोई फोटोकॉपी या प्रिंटेड पेपर हाथ में नहीं दिया, बल्कि एक टीचर की तरह उसने बच्चों को बैठाकर क्वेश्चंस, उनके 4 ऑप्शंस और करेक्ट आंसर्स डिक्टेट किए और उन स्टूडेंट्स ने अपने खुद की नोटबुक्स में वो सारे सवाल एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड नोट डाउन किए। यही नोटबुक्स बाद में स्कैन की गई और वही हैंड रिटन पीडीएफ बनकर पूरे देश में व्हाट्सएप के थ्रू वायरल हो गई, जो आखिर में जयपुर की बिवाल फैमिली तक पहुंची थी। सीबीआई ने प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट करने के साथ साथ पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को भी अरेस्ट किया। मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने भी ठीक उसी तरह बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस को लीक किया जैसा पीवी कुलकर्णी ने किया था, यानी घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस देकर। ये दोनों ना तो कोई आम लोग थे, ना ये किसी नॉर्मल कोचिंग सेंटर के एजेंट्स थे। ये दोनों वो लोग थे जिन्हें खुद एनटीए ने नीट यूजी 2026 के लिए अपॉइंट किया था। इसमें मंधारे को पेपर सेटिंग कमेटी का एक्सपर्ट और कुलकर्णी को ट्रांसलेटर अपॉइंट किया गया था। मतलब जिन एक्सपर्ट्स को एनटीए ने देश के बच्चों का फ्यूचर तय करने और एक फेयर एग्जाम सेट करने की जिम्मेवारी दी थी, उन्हीं एक्सपर्ट्स ने उस एग्जाम पेपर को मार्केट में बेच दिया। यानी द प्रोटेक्टर्स बिकेम द प्रेडेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मनीषा गुरुनाथ मंधारे के पास बॉटनी और जूलॉजी यानी बायोलॉजी के पेपर्स का एक्सेस था और पीवी कुलकर्णी के पास केमिस्ट्री के पेपर्स का एक्सेस था। ये एक ऐसी चेन थी जिसमें पढ़े लिखे प्रोफेसर सब ने मिलकर सिस्टम का मजाक उड़ा दिया। लेकिन सीबीआई की इस रिवर्स इंजीनियरिंग और स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ने आज इस पूरे नेटवर्क को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। एक इंसान जो 2019 से देश की टॉप एग्जाम्स के पैनल पर बैठा है, जिसके पास सालों से हाई कॉन्फिडेंशियल पेपर्स का एक्सेस है, क्या आपको लगता है कि उसने 2026 में ही आकर अचानक पहली बार पेपर लीक किया होगा? दोस्तों, आने वाली सीबीआई की चार्जशीट सिर्फ इन लोगों को सजा दिलवाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये चार्जशीट हमारे एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर पर एक चार्जशीट होनी चाहिए। ट्रांसलेटर्स को एक्सेस देना एक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उस एक्सेस पर जीरो चेक्स एंड बैलेंसेस रखना ये एक सिस्टम की नाकामी है। एक ही एक्सपर्ट को सालों तक ऐसे सेंसिटिव पैनल्स पर बैठाए रखना ये सिस्टम का फेल है। जब तक एनटीए अपना पूरा वर्किंग मैकेनिज्म ओवरहॉल नहीं करती, ट्रांसलेटर्स और एक्सपर्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और डिसेंट्रलाइज्ड पेपर प्रिंटिंग जैसी टेक्निक्स का यूज नहीं करती, तब तक किसी न किसी लूप होल का फायदा उठाकर कोई ना कोई कुलकर्णी पैदा हो जाएगा। आपको इस पूरे नीट स्कैम और इस लूप होल के बारे में क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।